हाँ फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचारक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज केमिस्ट्री का पहला क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार से रिलेटेड 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पूरा ही कंप्लीट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवसाधन द्वारा, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन द्वारा, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन सी है आसवन द्वारा। तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड से आयोडीन को अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रतिदीप्त नलिका में सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, ऑप्शन बी है सोडियम वाष्प तथा नियॉन, ऑप्शन सी पारा वाष्प तथा आर्गन, ऑप्शन डी है मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियॉन। तो प्रतिदीप्त नलिका में पारा वाष्प तथा आर्गन का यूज़ होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को निम्न में से किस एक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है पायस, ऑप्शन बी है निलंबन, ऑप्शन सी फेन, ऑप्शन डी है जेल। तो दूध को पायस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी है बेंजीन। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इनमें से पारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। ऑप्शन बी दिया है जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ऑप्शन सी दिया है जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। ऑप्शन डी दिया है जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो इसका सही कारण है ऑप्शन डी, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है ऊष्मा का अच्छा चालक तथा विद्युत का कुचालक। ऑप्शन बी दिया है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। ऑप्शन सी दिया है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक। ऑप्शन डी दिया है ऊष्मा तथा कुचालक तथा विद्युत का सुचालक। तो इसका सही आंसर होगा माइका ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ये होता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। ऑप्शन ए दिया है जल में, ऑप्शन बी दिया है वायु की, ऑप्शन सी खून की, ऑप्शन डी दिया है शहद की। तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है ऑप्शन डी शहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है आसुत जल से बनी बर्फ, ऑप्शन सी है बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन डी दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूखी बर्फ है इनमें से ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दिया है रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो समुद्री जल को आसवन
की विधि से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली कट जाने पर फिटकरी द्वारा रक्तस्राव को रोक दिया जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए दिया है विलायकीयन, ऑप्शन बी दिया है इमल्सन, ऑप्शन सी दिया है अपोहन, ऑप्शन डी दिया है स्कंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन कणों के आकार के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10⁻⁻5 और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे निलंबन कणों के आकार हैं ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए दिया है वायु, ऑप्शन बी दिया है गैसोलियन, ऑप्शन सी दिया है एलपीजी, ऑप्शन डी दिया है आसुत जल। तो मिश्रण का उदाहरण इनमें से केवल आसुत जल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस का सीधे ही गैस में परिवर्तन होने की घटना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जैसे कपूर को हम अगर जला रहे हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ठोस पहले, अगर ठोस को हम जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पानी बनेगा, यानी ठोस से तरल में जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे तरल है पानी, उसको और गर्म करेंगे तो वो सीधा भाप बन जाएगा। लेकिन कपूर के केस में ऐसा नहीं होता। कपूर को अगर हम जला रहे हैं तो वो तरल ना बन करके सीधा गैस बनता है। ध्यान रखेंगे ये ऊर्ध्वपातन के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन और भी पूछा गया है कई बार। कपूर का डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन ए दिया है सीसा, ऑप्शन बी दिया है पारा, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी है टीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए दिया है गैस में द्रव, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस, ऑप्शन डी है द्रव में द्रव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है स्कंदीकरण, ऑप्शन बी इमल्सीकरण, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी है अधिशोषण। तो ये कहलाता है स्कंदीकरण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, तो ये अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस किस प्रकार का कोलाइडीय लियन है? ऑप्शन ए दिया है द्रव में गैस का, ऑप्शन बी द्रव में द्रव का, ऑप्शन सी है गैस में द्रव का, ऑप्शन डी दिया है ठोस में गैस का। तो पायस होता है द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है अगरबत्ती की खुशबू, ऑप्शन बी है इत्र की गंध, ऑप्शन सी पानी में स्याही का फैलना, ऑप्शन डी है भोजन की गंध। तो तरल पदार्थ में प्रसारण का एक उदाहरण है इनमें से पानी में स्याही का फैलना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये कीमिया शब्द से हुई है। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया से केमिस्ट्री बना है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया है इनका आयतन निश्चित होता है, ऑप्शन बी ये ठोसों से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं, ऑप्शन सी दिया है इनका घनत्व ठोसों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी
इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान गैसों की तुलना में से कम होता है। तो द्रव के संबंध में इनमें से केवल असत्य हमें चुनना है, ध्यान रखेंगे असत्य है। असत्य कथन क्या है? इनका आयतन निश्चित होता है, ये तो सही है। दूसरा दिया है ये ठोसों से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट दिया है इनका घनत्व ठोसों की तुलना में अधिक नहीं होता। सबसे सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको, घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ध्यान रखेंगे। ठोस, उसके बाद होता है द्रव पे, उसके बाद होता है गैस पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है तीसरा पॉइंट, इनका घनत्व ठोसों की तुलना में अधिक होता है। ये पॉइंट हमारा गलत है और हमें असत्य चुनना था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि घनत्व सबसे ज़्यादा ठोस में होते हैं, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, बर्फ़, ध्यान रखेंगे बर्फ़ इसका अपवाद है, क्योंकि बर्फ़ ठोस है लेकिन उसका घनत्व कम होता है मुकाबले पानी का, ठीक है। पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए बर्फ़ पानी में तैरता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियत ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम बायल का नियम है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नियत ताप पर गैसों का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बायल का नियम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए दिया है बायल का नियम, ऑप्शन बी दिया है अवोगार्डो का नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आदर्श गैस समीकरण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सही। आदर्श गैस का समीकरण बायल का नियम भी है, अवोगार्डो का नियम भी है, चार्ल्स का नियम भी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के संबंध में आंशिक दाब का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आंशिक दाब का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान घन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है कहलाता है वो धातु। ध्यान रखेंगे वह तत्व जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो होता है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालाइड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है ए व बी दोनों नहीं। तो मेटालाइड धातु भी होता है और अधातु भी होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में चीनी का घोल किस एक का उदाहरण है? तो जल में चीनी का घोल होता है मिश्रण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग मिश्रणों के किन क्वथनांकों को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है 2500 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर जिसमें हो उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग मिश्रणों के 2500 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है तो पृथक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को पृथक करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी दिया है क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी है प्रभाजी आसवन। तो एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के मिश्रण में उनके क्रिस्टलों को
पहचान कर पृथक करने के लिए किया जाता है? तो ये क्रिस्टलीकरण से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ड्रग्स को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रक्त में ड्रग्स को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन डी वाष्पीकरण। ठीक है, ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए वाष्पीकरण का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन ए दिया है निलंबन, ऑप्शन बी दिया है कोलाइड, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव इनमें से विलयन प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? ध्यान रखेंगे, असत्य पूछ रहा है हमें। पहला है वॉशिंग मशीन से कपड़ों को धोने व सुखाने में, ये सही हो जाएगा। अपकेंद्रण ही इसमें यूज़ होता है। ऑप्शन बी दिया है जल में मिले तेल को पृथक करने के लिए अपकेंद्रण, ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है रक्त की जांच में अपकेंद्रण होता है, सही है। ऑप्शन डी दिया है दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रण बल ही कार्य करता है। इस प्रकार हमें असत्य पूछा गया था, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के कणों का आकार कितना होता है? ध्यान रखेंगे, विलयन के कणों का आकार होता है 10 के घात -7 सेंटीमीटर से कम। ध्यान रखेंगे, 10 के घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, विलयन के कणों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण किसी कोलाइड या निलंबन में प्रवेश करती है तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसका संबंध किस प्रभाव से है? तो ये टिंडल प्रभाव से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PV = K का संबंध किस नियम से है? तो ये बॉयल का नियम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्व के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो तत्व के अंतर्गत धातु को शामिल भी किया जाता है, उपधातु को भी शामिल किया जा सकता है, अधातु को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक पूछ रहा है हमें। ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन बी दिया है वसा, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जा सकता है? मतलब जाना जाता है पूछ रहा है। तो नौसादर के नाम से जाना जाता है अमोनियम क्लोराइड को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? जेल ठोस एवं द्रव का उदाहरण है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की विशेषता के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए दिया है ये निरंतर गतिशील होते हैं। ऑप्शन बी तापमान बढ़ने पर इनकी गति तेज हो जाती है। ऑप्शन सी दिया है ये आपस में मिलने पर अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जो इनके कणों के रिक्त स्थान में समावेशन से संभव होता है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। हमें सत्य पूछा गया था, इस प्रकार ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पदार्थ के कणों की विशेषता के लिए पूछा गया था हमें, ये निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी पॉइंट सही था। बी दिया था तापमान बढ़ने पर इनकी गति तेज हो जाती है, ये भी सही है। ये आपस में मिलने पर अंतः मिश्रित हो जाते हैं, जो इनके कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन से संभव होता है, ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन अभी अगर पूछे पदार्थ की तो 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। चौथा अवस्था है प्लाज्मा और पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। इस प्रकार 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं पदार्थ की, ध्यान रखेंगे। अगर मुख्यतः पूछे तो 3 ही हैं, 3 ही आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर मैं दिया हूँ, आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके इसका PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, जबकि ठंडे खाने की गंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ विसरण की दर तेज़ हो जाती है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म खाने की गंध दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की गंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ विसरण की दर तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी पदार्थ के कणों के मुख्य अभिलक्षणिक गुण हैं? तो ऑप्शन ए दिया है कणों की गतिज ऊर्जा, ये सही है। दूसरा दिया है तापमान व कणों की गतिशीलता का अनुक्रमानुपातिक संबंध, ये भी सही है। तीसरा दिया है उच्च तापमान पर उच्च विसरण, ये भी सही है। चौथा पॉइंट दिया है कणों के मध्य आकर्षण। तो ये सभी पदार्थ के कणों का मुख्य अभिलक्षणिक गुण है। इस प्रकार उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थों का एक गुण नहीं है? ठोस पदार्थों का गुण कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है अस्थिर आयतन, ये गलत हो जाएगा। हमें गुण नहीं है पूछा गया था, तो यही उसका गुण नहीं है, क्योंकि उसका स्थिर आयतन होता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, निश्चित आकार। ठोस का आकार तो निश्चित होता है, ये तो तय है, ये भी पॉइंट सही है। स्पष्ट सीमाएं, ये भी सही हैं। आकार की प्रति दृढ़ता, ये भी सही है। हमें गुण नहीं है पूछा गया था, तो अस्थिर आयतन ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि उसका स्थिर आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है रबर बैंड को खींचने पर इसका आकार बदल जाता है, फिर भी इसे ठोस माना जाता है। कारण दिया है बाह्य बल लगाने पर इसका आकार बदल जाता है और बल हटाने पर पुनः मूल आकार में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दिया है बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। असत्य कथन को पूछा गया है हमें, तो ये बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, ये पॉइंट तो गलत है। सॉरी, ये पॉइंट सही हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बल लगा रहे हैं तो उसका आकार तो वही रहेगा ना, तो वो बनाए रखता है, ये पॉइंट सही है। बी दिया है बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, किंतु अपना आकार नहीं बदलते। अगर वो टूट रहा है तो उसका आकार भी तो बदल रहा है। ठीक है। सी पॉइंट दिया है ठोस का आयतन स्थिर होता है, अर्थात इसका संपीड़न संभव नहीं है या नगण्य है, ये भी पॉइंट सही है। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है स्पंज ठोस होते हैं फिर भी इनका संपीड़न संभव है, ये तो पॉइंट सही है। कारण दिया है स्पंज में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों में वायु भरा होता है जो दबाने पर बाहर निकल जाता है, ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी व नमक उन बर्तनों का आकार को ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी इन्हें ठोस की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनके क्रिस्टल आकार निश्चित होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव पदार्थों का मुख्य गुण है? ऑप्शन ए दिया है निश्चित आकार, ऑप्शन बी दिया है निश्चित आयतन, ऑप्शन सी दिया है तरलता, ऑप्शन डी दिया है दृढ़ता। तो द्रव का पूछा गया था, इनका आयतन निश्चित होता है ना कि आकार। इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि अगर हम जैसे द्रव है कोई, जैसे पानी है, अगर उसको हम ग्लास में ले रहे हैं तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, जैसे उसको किसी और पात्र में ले रहे हैं तो वो उसका आकार ले लेगा। इस प्रकार इसका आकार तो निश्चित नहीं है और इसमें निश्चित दिया गया है, और इसका आयतन निश्चित होता है। इस प्रकार दूसरा तो सही है, और ये तरलता होता है, ये भी पॉइंट सही है, दूसरा और तीसरा सही है। दृढ़ता इनमें नहीं होती, ठोसों में दृढ़ता होती है। इस प्रकार ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव पदार्थों में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव पदार्थ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, वह इनके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है अत्यधिक आयतन के गैस को कम आयतन के सिलेंडर में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये पॉइंट सही है। कारण दिया है ठोस व द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं उसको और बेहतर करके ला सकूं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं आगे। द्रव एवं ठोस की अपेक्षा गैसों में तीव्र विसरण का कारण है। ऑप्शन ए दिया है कणों की तीव्र गति, ऑप्शन बी दिया है दो कणों के मध्य अधिक रिक्त स्थान, ऑप्शन सी दिया है दोनों कणों के मध्य अधिक सघनता। तो अगर द्रव है, क्या बोल रहे हैं, द्रव एवं ठोस की अपेक्षा गैस है तो उसमें सघनता तो नहीं होगी। इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। कणों की तीव्र गति और दो कणों के मध्य अधिक रिक्त स्थान द्रव एवं ठोस की अपेक्षा गैसों में तीव्र विसरण का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दिया है ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उनके कण कंपन करने लगते हैं। असत्य पूछा है, ध्यान रखेंगे, कंपन करने लगते हैं व नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। ये पॉइंट तो सही है। दूसरा दिया है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक होता है। ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया है बर्फ़ का गलनांक 293.15 केल्विन होता है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के मध्य आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ये भी पॉइंट सही है। हमें असत्य पूछा गया था तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्फ के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। ऑप्शन ए दिया है इस ऊष्मा का उपयोग कणों के आकर्षण बल को कम करके पदार्थों की अवस्था बदलने में होता है। ऑप्शन बी दिया है बर्फ़ इस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऑप्शन सी दिया है बर्फ़ इस ऊष्मीय ऊर्जा को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देती है, जिसे लुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी हमारे सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ताप पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की खालिस्तान की कहते हैं। तो ये
प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं, संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो ये अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव उबलने लगता है वो होता है क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को देखना है हमें। पहला दिया है, जल को उसमें ऊर्जा देने पर उसके कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, ये भी सही है। बी दिया है, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर गैस में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही है। तीसरा दिया है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में तापमान की भूमिका सर्वप्रमुख होती है, ये भी पॉइंट सही है। हमें सत्य ही पूछा गया था, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना। मैंने पहले भी इसको बताया है, ठोस से डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस से वो सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है, बीच में द्रव नहीं आ रहा है, ठीक है, द्रव नहीं आ रहा है, ठोस से वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है और ये होता है ऊर्ध्वपातन के कारण। उदाहरण जैसे मैं बताया था, कपूर सीधा ठोस होता है और उसको जलाने पर वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है हमें। अवस्थाएं दी गई हैं इधर और इधर दिया गया है अवस्था परिवर्तन। जैसे संगलन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। संगलन ये होता है ठोस से द्रव में, ठीक है, संगलन होता है ठोस से द्रव में। संगलन अलग है और संघनन अलग है, ठीक है। संघनन क्या होता है, गैस से द्रव में, संघनन की वजह से ही बारिश होता है, ध्यान रखेंगे। निक्षेपण गैस से ठोस होता है और वाष्पीकरण द्रव से गैस होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख ही लेना। संगलन ये होता है ठोस से द्रव में, ठीक है। संघनन ये होता है गैस से द्रव में। निक्षेपण होता है गैस से ठोस में और वाष्पीकरण होता है द्रव से गैस में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको आप याद ही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ ठोस CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन को देखना है। पहला दिया गया है, दाब बढ़ाने व ताप घटाने पर गैस ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं, ये पॉइंट गलत है। दूसरा दिया है, एक एटॉमिस्फीयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में बदल जाता है, जिसके कारण ठोस को शुष्क बर्फ कहते हैं, ये भी पॉइंट गलत है। सी दिया है, पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण ताप व दाब के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण ताप और दाब से नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। डी भी पढ़ लेते हैं, गैस अवस्था में सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गैस से किस में आ रहा है, ठोस में। संघनन नहीं कहलाती है ये, ध्यान रखेंगे। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है क्या इसे, हाँ ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें सत्य को चुनना था, क्या था क्वेश्चन, हाँ सत्य कथन को चुनना था। तो पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण ताप व दाब के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटॉमिस्फीयर मात्रक है तो ये
गैसीय दाब का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक को आज कंप्लीट ही कर देते हैं पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ही क्वेश्चन बचा होगा। आगे है तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछ रहा है, मतलब एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की माप करने हेतु केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं। तो केल्विन से सेल्सियस में बदल रहे हैं, तो दिए गए तापमान में 173 डिग्री अगर हम घटा रहे हैं तो केल्विन से वो सेल्सियस में बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक पूछ रहे हैं। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ध्यान रखेंगे, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो समुद्र की सतह से वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵। ध्यान रखेंगे, एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं। तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव के वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, मतलब द्रव से गैस में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो पानी गर्म होने के बाद डायरेक्ट भाप में बदलता है। ठीक है, तो द्रव से वो वाष्प में बदल रहे हैं, मतलब वाष्पीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिए हैं सहित क्षेत्रफल, इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी दूसरा दिया है तापमान पर, इस पर भी निर्भर करती है। तीसरा दिया है आर्द्रता पर, इस पर भी निर्भर करती है। चौथा दिया है वायुमंडलीय गति पर, तो इस पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान करना है हमें। पहला दिया है जल को खुला छोड़ने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसके सतह में स्थित कण गतिज ऊर्जा कारण आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। बी दिया है सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है। आगे देखते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा है। वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, तो इसमें ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज क्लियर नहीं है, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन क्या दिया है, वाष्पीकरण के संबंध में उचित उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। क्लियर दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कपूर या कोलाइट को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है, इसका सही नहीं है पूछा गया था, तो यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी तो क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ। वाष्पीकरण के संबंध में उचित उदाहरण नहीं है पूछा गया था, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कपूर या, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ठीक से, कोलाइट को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है, तो यही पॉइंट हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं क्योंकि सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कप में
उसका ऊपर का क्षेत्र, कप में ऊपर का क्षेत्र कम होता है, जबकि प्लेट में ये जो उसका सतही क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, जिससे वो जल्दी से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वो जल्दी मतलब ठंडा हो जाता है, जिसे हम आसानी से पी लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है। इधर हमें अवस्था दी गई है कणों में आकर्षण बल। इजी क्वेश्चन है। ठोसों में आकर्षण बल, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, द्रवों में मध्य होता है, गैस में निम्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा में अधिक से न्यून का सही अवरोही क्रम। गतिज ऊर्जा का पूछ रहा है, अभी हमने ऊपर इसको ही सॉल्व किया है। उसमें हमें अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ध्यान रखेंगे, अवरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक से न्यून पूछ रहा है गैसों में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब हमें अधिक से न्यून के जा रहे हैं ना, मतलब अधिक से न्यून मतलब अधिक से कम में जा रहे हैं, तो घटता हुआ क्रम। इस प्रकार गैसों में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। सॉरी, गलती के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कण अनियमित व अक्रमिक रूप से विचरण करते हैं? तो गैस के ही कण अक्रमिक रूप से विचरण करते हैं, अनियमित रूप से विचरण करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही इसका PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। अगर ऐसी ही और वीडियो आपको लानी है, ऐसी ही और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको देखनी है, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैंने प्रयोगशाला परिचारक के लिए फिज़िक्स की क्लास, CG की क्लास और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखेंगे तो प्रयोगशाला परिचारक का ही क्लास बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। क्रम से ही है, वो लाइन से दिया गया है। सभी वीडियो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ज़रूर देखना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।